नमस्कार, मैं सर्वेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्वलॉ ज्ञान पर। 32nd बिहार जुडिशरी मेंस की तैयारी के क्रम में हम आपके लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण, बेहद ही उपयोगी वीडियो लेकर के आए हुए हैं, जो कि मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 से संबंधित है। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, जो कि बिहार जुडिशरी के प्रोसीजर वाले पेपर का पार्ट है और एक प्रश्न इससे पूछा जाता है जिसका मार्क 20 मार्क्स का होता है। तो 20 नंबर के प्रश्न के लिए मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम आपसे पूछा जाता है और यह काफ़ी मायने रखता है, इसमें नंबर भी अच्छे मिलते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि खास करके अगर हिंदी मीडियम की बात की जाए तो इसके लिए मटेरियल बाज़ार में जल्दी मिलते नहीं हैं। मटेरियल अगर मिलते भी हैं तो या तो बल्कि होते हैं या फिर उसमें बहुत ज़्यादा त्रुटियाँ होती हैं, गलतियाँ रहती हैं। तो उन सब त्रुटियों गलतियों को दूर करते हुए हमने आपके लिए एक नोट्स तैयार किया हुआ है और इस नोट्स को आपके सामने वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो मध्यस्थम और सुलह अधिनियम से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सब यहाँ आपको मिल जाएंगे। हो सकता है कि 2 वीडियो इसमें बनाना पड़े, 2 वीडियोज़ में ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। पिछले परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं या फिर जो प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और संभावित है कि आ सकते हैं, उन सबको इसमें शामिल किया गया है। यानी इस वीडियो का अगर आप एक बार देख लेते हैं तो मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने प्रश्न आएंगे आप आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे और उसका एक बढ़िया सा आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, स्क्रीन पर है कि मध्यस्थम को परिभाषित करें या मध्यस्थम पर टिप्पणी लिखें। तो मध्यस्थम क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए प्रश्न है। अक्सर यही होता है कि 20 नंबर के क्वेश्चन में 2 पार्ट्स में पूछ लिया जाता है, 10-10 नंबर के 2 करके, या फिर कभी कभी 3 भी पूछ लिए गए हैं। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे इसको करना है, मध्यस्थम को परिभाषित कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ कि मध्यस्थम सेक्शन 2(1)A मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 में सेक्शन 2(1)A में मध्यस्थम को परिभाषित किया गया है। तो इसको हेडिंग में मैंने ऊपर डाल दिया है। उसके बाद सब थोड़ा सा जुरिस्ट की परिभाषा इसमें देख लेते हैं। रसेल के अनुसार मध्यस्थम का सार तत्व यह है कि इसके अंतर्गत विवादग्रस्त पक्षकारों द्वारा अपने विवादित मामले के निपटारे हेतु मध्यस्थम या मध्यस्थों, जिन्हें मध्यस्थम अधिकरण कहा जाता है, को निर्देशित किए जाते हैं और इस मध्यस्थम अधिकरण का चुनाव न्यायालय की बजाय पक्षकारों द्वारा स्वयं किया जाता है। पक्षकार स्वयं मध्यस्थम अधिकरण का चुनाव करते हैं। मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 2(1)A में मध्यस्थम को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार मध्यस्थम से अभिप्रेत है कोई भी मध्यस्थम, चाहे वह स्थायी मध्यस्थम संस्था द्वारा प्रशासित किया जाए या न किया जाए। ये एक्ट की परिभाषा है 2(1)A में जो दी गई है। आर्बिट्रेशन मीन्स एनी आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। तो ये रही एक्ट की परिभाषा। इसके बाद देखते हैं इस परिभाषा में वे मध्यस्थम सम्मिलित हैं जो व्यक्तिगत पक्षकारों के स्वैच्छिक करार पर आधारित हों या विधि के प्रावधानों के फलस्वरूप अस्तित्व में आए हों। यह धारा मध्यस्थ को परिभाषित नहीं करती बल्कि सिर्फ यह उल्लेख करती है कि मध्यस्थम में कौन से मध्यस्थम सम्मिलित हैं। मध्यस्थम का शाब्दिक अर्थ पक्षकारों के पारस्परिक समझ तथा करार द्वारा विवादों या मतभेदों के उस हल से है जिससे पक्षकारों के अधिकारों एवं दायित्वों का निर्धारण न्यायिक दृष्टिकोण से हुआ हो तथा वह पक्षकारों पर बाध्य हो और जिसे पक्षकार स्वयं मध्यस्थम अधिकरण की स्थापना करके करते हों। एक केस है अमरचंद बनाम अंबिका जूट मिल्स 1996 सुप्रीम कोर्ट के। बाद में मध्यस्थम का अर्थान्वयन करते हुए कहा गया है कि यह पक्षकारों या व्यक्तियों के समूहों के मध्य उद्भूत विवादों को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा निर्णीत किए जाने की प्रक्रिया है जिसका विवाद से कोई संबंध न हो और जिनका निर्णय उभय पक्षों को स्वीकार्य हो। इस प्रकार मध्यस्थम हेतु मध्यस्थों की नियुक्ति पक्षकार स्वयं या आपसी सहमति से करते हैं जो उनके मतभेदों अथवा विवादों को निपटाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर अंतर्गत धारा 11 उपधारा 6 न्यायालय द्वारा भी मध्यस्थम की नियुक्ति की जाती है। अतः इसमें संदेह नहीं कि पक्षकारों के मध्य उद्भूत हुए
या उद्भूत होने वाले विवादों या मतभेदों को सुलझाने हेतु न्यायालयीन मुकदमे के विकल्प के रूप में मध्यस्थम एक प्रभावी साधन है। ये रहा प्रश्न का उत्तर, ये पूरा उत्तर रहा। अब आप जब लिखेंगे वहाँ पे तो थोड़ा सा प्रश्न के अकॉर्डिंग ये ऐसा नहीं होगा कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, थोड़ा बहुत प्रश्न इधर उधर हो सकता है। तो उस प्रश्न के हिसाब से आप यहाँ पे कंक्लूजन नीचे, निष्कर्ष आप नीचे लिख देंगे, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। आगे नीचे देखते हैं, अंतर स्पष्ट करें। यह प्रश्न भी बार बार पूछा गया है कि माध्यस्थम एवं न्यायिक निर्णय में क्या अंतर है, आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन में अंतर स्पष्ट करें। तो आइए देखते हैं कि माध्यस्थम इसमें पक्षकारों द्वारा किसी न्यायिक अधिकरण या न्यायिक अधिकरण का इसमें पहला पॉइंट है, इसमें पक्षकारों द्वारा किसी न्यायाधिकरण या माध्यस्थम अधिकरण का चुनाव किया जाता है। जबकि न्याय निर्णयन में क्या होता है कि इसमें न्यायालय का चुनाव पक्षकारों द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि विधि द्वारा स्थापित एक सक्षम न्यायालय होता है। इसमें है दूसरा पॉइंट है, मध्यस्थ अर्ध न्यायिक संस्था होता है, जबकि न्यायाधीश एक निकाय होता है। इसमें मध्यस्थ का निर्णय विशेष परिस्थितियों के अलावा वापस या रद्द या बदला नहीं जा सकता है माध्यस्थम में, जबकि न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन हो सकता है। मध्यस्थ प्रक्रिया के तकनीकी नियमों द्वारा बाध्य नहीं होता है, जबकि न्यायालय प्रक्रिया के नियमों के तहत बाध्य होते हैं। माध्यस्थम पर प्रक्रिया की विधियां पूर्ण रूप से लागू नहीं होती हैं, इसमें CRPC, CPC इत्यादि नहीं लागू होते हैं। CPC खास करके, क्योंकि दीवानी मामलों के लिए माध्यस्थम बनाए जाते हैं अक्सर। तो ये है, माध्यस्थम पर प्रक्रिया की विधियां पूर्ण रूप से लागू नहीं होती हैं, न्यायालय प्रक्रिया की विधियों के तहत कार्य करने को बाध्य होते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा अंतर पूछा जाता है, माध्यस्थम तथा मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट करें। आर्बिट्रेशन एंड वैल्यूएशन में क्या अंतर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माध्यस्थम और इधर मूल्यांकन लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है कि माध्यस्थम के द्वारा दो पक्षकारों के मध्य विवादों को विनिश्चित किया जाता है, जबकि मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्यांकन का उद्देश्य है मतभेदों को रोकना, मूल्यांकन से किसी विवाद का हल नहीं निकलता है। दूसरा है, यहाँ मामले की जांच तथा प्रक्रिया विधि द्वारा विनिश्चित किया जाता है माध्यस्थम में, जबकि मूल्यांकनकर्ता अपनी राय स्वयं के निजी ज्ञान तथा कुशलता के आधार पर देता है। तीसरा पॉइंट है, माध्यस्थम द्वारा पारित पंचाट अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है, मूल्यांकनकर्ता की राय उसके विवेक पर आधारित होती है। माध्यस्थम में दावा, क्लेम तथा प्रतिदावा, काउंटर क्लेम का स्थान होता है, जबकि मूल्यांकन द्वारा हानि और हर्जाना का निर्धारण किया जाता है। ये रहा अंतर। आगे अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, माध्यस्थम करार पर टिप्पणी लिखें। अगर छोटा सा आंसर, इसमें हम दो तरह का प्रश्न देखेंगे कि अगर छोटा सा ये पूछ दिया कि माध्यस्थम करार पर टिप्पणी लिखना है, अगर 5 नंबर या 10 नंबर का प्रश्न लिखा तो उसके लिए कैसे लिखना है, और अगर बड़ा सा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि माध्यस्थम करार क्या है और इसके आवश्यक तत्व क्या क्या हैं, ये सारी ऐसा प्रश्न अगर बड़ा सा क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया आपसे तो उसको आप कैसे लिखेंगे। आइए देखते हैं, माध्यस्थम करार, इसकी परिभाषा सेक्शन 2(1)B आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 में दी गई है। माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 2(1)B यह उल्लिखित करती है कि माध्यस्थम करार से धारा 7 में निर्दिष्ट कोई करार अभिप्रेत है। 2(1)B में जो परिभाषा दी गई है वहाँ बस यही बताया गया है कि धारा 7 में जो माध्यस्थम करार है वो इसके अंतर्गत आता है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मीन्स एन एग्रीमेंट रेफर्ड टू इन सेक्शन 7, ये 2(1)B में परिभाषा दी गई है। इस प्रकार यह धारा माध्यस्थम करार को परिभाषित नहीं करती है, बल्कि यह उल्लिखित करती है कि माध्यस्थम करार का वही अर्थ है जो कि अधिनियम की धारा 7 में बताया गया है। धारा 7 के अनुसार माध्यस्थम करार को, अब धारा 7 में जो माध्यस्थम करार की परिभाषा दी गई है उसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं। धारा 7 के अनुसार माध्यस्थम करार मध्यस्थ को उन सभी या कुछ विवादों को माध्यस्थम द्वारा निपटान करने के लिए पक्षकारों द्वारा एक पृथक करार से अभिप्रेत है जो उद्भूत हो गए हैं या उद्भूत हो सकते हैं। यह धारा 7 की परिभाषा है। माध्यस्थम करार व्यापारिक संविदा के
अंतर्गत 2 बार संविदा लिखा गया है। मध्यस्थम करार व्यापारिक संविदा के अंतर्गत एक प्राविधान, एक क्लॉज ऑफ आर्बिट्रेशन के रूप में हो सकता है या दोनों पक्षों के द्वारा मध्यस्थम के आशय रखने के कारण आपसी पत्र व्यवहार के टेलेक्स, टेलीफोन, टेलीग्राम या अन्य संचार के माध्यमों द्वारा जहां बातचीत का कोई रिकॉर्ड मिल सके में भी मध्यस्थम करार मान लिया जाता है। मध्यस्थम करार का कोई प्रारूप निश्चित नहीं है, परंतु यह लिखित होना चाहिए। किंतु रजिस्टर्ड सोसाइटी के संविधान में मध्यस्थम का उल्लेख मध्यस्थम करार नहीं माना गया है। ये केस का नाम है सारिका पीठ संस्थान बनाम बंशीलाल रैना, 2004 का मामला है। यानी शॉर्ट में अगर पूछता है तो इतना आप लिखते हैं पर्याप्त है। लेकिन अगर बढ़ाना है तो इसको आप कैसे लिखेंगे? ऊपर की बातें लिखने के बाद नीचे बढ़ाएंगे। धारा 7 उपबंधित करती है कि इस भाग में मध्यस्थम करार से विपरीत है एक ऐसा करार जो पक्षकारों के द्वारा उन सभी अथवा कुछ विवादों को जो उनमें एक परिभाषित विधिक संबंध से उद्भूत हुए हों या उद्भूत हो सकते हैं, चाहे वे संविदात्मक हो या न हो, मध्यस्थम को प्रेषित करने हेतु किया गया हो। यह धारा 7 की परिभाषा है। परिभाषा में यह स्पष्ट है कि जो विवाद मध्यस्थम करार के तहत मध्यस्थ को सौंपा गया है वह पक्षकारों के मध्य किसी विधिक संबंध के कारण उत्पन्न हुए होने चाहिए। एक केस है MMTC लिमिटेड बनाम स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 1997 सुप्रीम कोर्ट के मामले में निर्धारित किया गया कि किसी मध्यस्थम करार की वैधता उसमें विनिर्दिष्ट मध्यस्थों की संख्या पर निर्भर नहीं करती। इसमें मध्यस्थों की संख्या का उल्लेख का होना भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसे मध्यस्थम करार का आवश्यक तत्व नहीं माना गया है। मध्यस्थम करार के आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। तो यह है KK मोदी बनाम KN मोदी का मामला है 1998 का। KK मोदी बनाम KN मोदी के मामले में अभी निर्धारित किया गया कि किसी करार के मध्यस्थम करार होने के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं? तो मध्यस्थम करार यह प्रकट करता हो कि अधिकरण का निर्णय पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा, पहला पॉइंट है। दूसरा है कि अधिकरण का क्षेत्राधिकार पक्षकारों की सम्मत से न्यायालय के आदेश से या संविधि से प्रदान किया गया हो। तीसरा है करार में यह प्रकट होता हो कि पक्षकारों के मुख्य अधिकार सक्षम अधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। और अगला है अधिकरण पक्षकारों के अधिकार निष्पक्ष एवं न्यायिक तरीके से निर्धारित करेगा। और अगला है निर्णय हेतु विवाद को संदर्भित किया जाना पक्षकारों द्वारा आशयित हो। करार से यह प्रकट होता हो कि पहले से संदर्भित वाद का निपटारा अधिकरण द्वारा किया जाएगा। और सातवां है पक्षकारों का आशय स्पष्ट होना चाहिए कि मध्यस्थम द्वारा अपने झगड़ों को निपटाने के लिए इच्छुक हैं, चाहे वह वर्तमान हो या भविष्य का हो। आशय का सुरुचिपूर्ण ढंग से एक जगह व्यवस्थित होना आवश्यक नहीं है। आशय विभिन्न प्रलेखों तथा अन्य प्रकार से एकत्रित किया जा सकता है। एक वैध मध्यस्थम करार में 3 बातों के विषय में निश्चितता होनी चाहिए। विवाद संबंधी निश्चितता, सर्टेनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट। मध्यस्थम करार में स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए कि कौन से तथा किस प्रकार के विवादों या विवाद का निपटारा मध्यस्थम अधिकरण को सौंपा जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम टीपरचंद 1980 सुप्रीम कोर्ट के मामले में पक्षकारों ने करार में यह उपखंड रखा कि जहां संविदा में अन्यथा विनिर्देश न हो, डिजाइनरों विनिर्देशनों के संबंध में अधीक्षण यंत्री का निर्णय सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उक्त उपखंड मध्यस्थम करार नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उक्त संविदा के तहत अधीक्षण यंत्री को निर्माण कार्य के निष्पादन तथा पर्यवेक्षण संबंधी मामलों में स्वयं निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई थी। किसी विवाद के निर्णय के बारे में विनिश्चय देने का उल्लेख नहीं किया गया था। रुक्मिणी बाई बनाम जिलाधीश जबलपुर 1998 सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि चूँकि मध्यस्थम एवं 16 अधिनियम 1996 में मध्यस्थम करार का कोई विशिष्ट प्रारूप स्पेसिफिक फॉर्म का उल्लेख नहीं है और न यह दर्शाया गया है कि ऐसे करार को मध्यस्थम करार, मध्यस्थ, अधिकरण आदि शब्दों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। इसलिए यदि करार की शर्तों से पक्षकारों का यह आशय परिलक्षित होता है कि अपने विवाद मध्यस्थम द्वारा निपटाए जाने पर सहमत हुए हैं, तो ऐसे करार को मध्यस्थम करार माना जाना चाहिए। मध्यस्थम के लिए पक्षकारों के बीच विवाद विद्यमान हो या अथवा भविष्य में उद्भूत होने की संभावना हो,
परंतु दोनों ही दशाओं में विवाद विद्यमान होना आवश्यक है। जहाँ मुख्य संविदा स्वयं अवैध हो तो उसे उत्पन्न होने वाले विवाद भी अविधिमान्य होंगे, अतः उसे माध्यस्थम हेतु निर्देशित करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि किसी विवाद या मतभेद का अस्तित्व में होना माध्यस्थम का अत्यावश्यक तत्व है। जहाँ विवाद को पक्षकारों ने आपस में अंतिम रूप से सुलझा लिया हो तो बाद में वे अपने आपसी परिनिर्धारण का खंडन करते हुए मध्यस्थम का सहारा नहीं ले सकेंगे, भले ही उनके करार में मध्यस्थम खंड समाविष्ट किया गया हो। आईडीपी लिमिटेड बनाम इंडो स्विस कंपनी 1996 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि किसी क्रय और विक्रय की संविदा में माल की गुणवत्ता या मात्रा के बारे में मतभेद को विवाद मानते हुए मध्यस्थम खंड के अनुसार निर्देशित किया जा सकेगा। दूसरा है पक्षकारों के बारे में निश्चितता। मध्यस्थम करार का दूसरा आवश्यक तत्व यह है कि मध्यस्थम करार में उन पक्षकारों के संबंध में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जिन पर पंचाट बाध्यकारी या बंधनकारी होगा। संविदा या करार में मध्यस्थम वाक्य की भाषा इस प्रकार होनी चाहिए जिससे कि स्पष्ट हो कि दोनों पक्षकारों को मध्यस्थम अधिकरण को निर्देशित करने का द्विपक्षीय अधिकार बाइलेटरल राइट्स है। एमडी रेड्डी बनाम आईई का लिमिटेड 1993 सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित किया है कि वैध मध्यस्थम करार के लिए आवश्यक है कि वह करार लिखित हो, स्पष्ट हो तथा उसमें उस बात का उल्लेख हो कि वह किन पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। तीसरा है मध्यस्थम अधिकरण के गठन के बारे में निश्चितता होनी चाहिए। किसी मध्यस्थम करार के लिए भी आवश्यक है कि उसमें मध्यस्थम अधिकरण के गठन के बारे में निश्चितता हो। मध्यस्थम करार में मध्यस्थों के बारे में कोई अनिश्चितता या संदिग्धता होने की दशा में ऐसा मध्यस्थम करार शून्य और निष्प्रभावी होगा। उदाहरणार्थ यदि किसी मध्यस्थम करार में यह प्रावधान किया गया है कि विवाद की दशा में मध्यस्थता हेतु को अथवा ब को नियुक्त किया जाएगा तो ऐसा करार मध्यस्थों की अनिश्चितता के कारण शून्य माना जाएगा। मध्यस्थम करार की विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 2 से लेकर 5 तक में मध्यस्थम करार की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। ये निम्नलिखित है। मध्यस्थम करार किसी संविदा में मध्यस्थम खंड के रूप में या किसी पृथक करार के रूप में हो सकता है। मध्यस्थम करार लिखित रूप में होगा, शैल बी इन राइटिंग। मध्यस्थम करार लिखित तब माना जाएगा जब वह पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज में हो, पत्रों के आदान प्रदान, टेलेक्स तार या सूचना के किसी माध्यम के रूप में जिसे करार के उल्लेख के रूप में मान्य किया जा सके, दावों और प्रतिरक्षा के ऐसे आदान प्रदान के रूप में हो जिसमें करार की विधि मान्यता का एक पक्षकार ने अभिकथन किया हो और दूसरे पक्षकार ने उससे इनकार किया हो। मध्यस्थम की संविदा में मध्यस्थम खंड वाले किसी दस्तावेज के प्रति निर्देश भी मध्यस्थम करार माना जा सकेगा। अगला है ये रहा करार के बारे में, मध्यस्थम करार के बारे में। लॉन्ग हो गया, हालांकि बहुत ज़्यादा उसमें लिख दिया गया है, उतना ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य चीज़ें आपको उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि उसमें लिख दी इसलिए दिया गया है, अगर क्वेश्चन अलग तरह से ही पूछ लिया जाता है, मध्यस्थम करार की अंतर्वस्तुएं अगर आपसे पूछ ली जाए तो या विशेषताएं पूछ ली जाए तो भी उसका उत्तर आप लोग लिख लेंगे, इसलिए उसको बड़ा लिखा गया है। आपको बस उतना ही लिखना रहेगा जितना ऊपर शॉर्ट में बताया गया है। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 29th बिहार जुडिशरी में पूछा गया 2017 में, इस बार पूछे जाने के चांसेस भी हैं। मध्यस्थम एवं मध्यस्थता आर्बिट्रेशन और मीडिएशन के बीच क्या अंतर है, यानी आर्बिट्रेशन और मीडिएशन के बीच अंतर आपको बताना है। तो मध्यस्थम को मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 2(1)(a) में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार मध्यस्थम से कोई मध्यस्थम अभिप्रेत है जो स्थायी मध्यस्थम संस्था द्वारा प्रशासित किया गया हो या न किया गया हो, जबकि मीडिएशन मध्यस्थता शब्द अधिनियम में परिभाषित नहीं है, जिसका सामान्य अर्थों में मतलब होता है एक ऐसा मध्यस्थ जिसमें विवाद को आपसी सहमति के द्वारा जबकि मध्यस्थता शब्द अधिनियम में परिभाषित नहीं है, जिसका सामान्य अर्थों में मतलब होता है एक ऐसा माध्यम जिसमें विवाद को आपसी सहमति के द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति की सहायता से निर्णित किया जाता है, इसमें किसी करार की आवश्यकता नहीं होती है। इन दोनों में निम्न अंतर है। क्या अंतर है देख लेते हैं। आर्बिट्रेशन जो होता है, आर्बिट्रेशन में पक्षकारों द्वारा अपने मामले को निपटाने के लिए एक मध्यस्थम करार किया जाता है, जिसके तहत मध्यस्थ की नियुक्ति कर विवाद को निपटाया जाता है, जबकि मीडिएशन के लिए
करार की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यस्थम में विवाद पक्षकारों द्वारा माध्यस्थ के समक्ष लाया जाता है, जिसमें माध्यस्थ विधिक प्रावधानों के अनुसार निर्णय देता है, जबकि मीडिएशन में मध्यस्थ का कार्य पक्षकारों के बीच विवाद पर समझौता कराने का वातावरण स्थापित करना तथा दोनों पक्षकारों को सुलह के लिए आमने सामने लाना होता है। दूसरा है आर्बिट्रेटर यानी मध्यस्थ, यानी आर्बिट्रेटर का कार्य अर्ध न्यायिक होता है, जबकि मध्यस्थ मीडिएटर का कार्य निर्णय देना नहीं बल्कि सलाह देना होता है और उस सलाह पर दोनों पक्षों को सहमत करना होता है। चौथा पॉइंट है माध्यस्थम आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर द्वारा दिया गया पंचाट एक निर्णय के रूप में डिक्री की भांति प्रवर्तनीय होता है। पंचाट यानी अवार्ड जो उसमें या जो निर्णय उसमें दिया जाता है उसको सीपीसी के अंतर्गत डिक्री की भांति उसको इन्फोर्स कराया जा सकता है, जबकि मध्यस्थ या मीडिएटर का निर्णय पंचाट या डिक्री का प्रभाव नहीं रखता। ये मुख्य अंतर है इसमें। पंचाट का बाध्यकारी प्रभाव होता है। पंचाट धारा 35 की तरह अगर देखें तो पंचाट पक्षकारों पर बंधनकारी होते हैं, जबकि सुलह जो कि सलाह जो है बंधनकारी प्रभाव नहीं रखता है। मीडिएटर जो देता है उसको सलाह बोलते हैं, सलाह बंधनकारी नहीं होता है। कार्यवाही गोपनीय होती है, यानी आर्बिट्रेशन में कार्यवाही गोपनीय रखी जाती है। मीडिएटर कार्यवाही को गोपनीय रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता है। तो एक महत्वपूर्ण अंतर आप देख लिया इसमें। आगे देखते हैं माध्यस्थम पंचाट को परिभाषित कीजिए। माध्यस्थम पंचाट के आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। 21C माध्यस्थम पंचाट 21C में परिभाषित किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माध्यस्थम एवं सुलह 1996 की धारा 21C माध्यस्थम पंचाट को परिभाषित करती है। यह धारा सिर्फ यह स्पष्ट करती है कि पंचाट यानी अवार्ड में अंतरिम पंचाट भी सम्मिलित है, इंटरिम अवार्ड भी सम्मिलित है। इस प्रकार अधिनियम पंचाट को परिभाषित नहीं करती है, बल्कि यह बताती है कि पंचाट में अंतरिम पंचाट भी सम्मिलित है। आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड्स एन इंटरिम अवार्ड, ये परिभाषा दी गई है 21C में। सामान्य तौर पर माध्यस्थम पंचाट एक विलेख है जिसमें उस विषय वस्तु से संबंधित माध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय अंतर्निहित होता है, उनको संदर्भित किया जाता है। रसेल के अनुसार पंचाट को वैध होने के लिए आवश्यक है कि वह अंतिम, निश्चित तथा संभव हो तथा उसमें संदर्भित या समर्पित विषय वस्तु का विनिश्चय पत्र हो एवं संदर्भित विषय वस्तु के अतिरिक्त कुछ न हो। इस प्रकार माध्यस्थम पंचाट पक्षकारों द्वारा अपने चयनित न्यायाधिकरण के द्वारा अंतिम या अंतरिम निर्णय या विनिश्चय ही पंचाट है। पंचाट यद्यपि एक संविदा नहीं होता है, परंतु उसका उद्भव संविदा से होता है। माध्यस्थम अधिनियम की धारा 30 में यह उपबंधित किया गया है कि जहां किसी माध्यस्थम कार्यवाही के पक्षकार अपने विवाद को आपसी समझौते से निपटा लेते हैं और माध्यस्थम अधिकरण को उस समझौते की पंचाट के रूप में लिपिबद्ध करने की प्रार्थना करते हैं, तो कोई अन्य आपत्ति न होने पर अधिकरण उस समझौते को पंचाट के रूप में लिपिबद्ध कर लेगा। यानी दोनों पक्षकार आपस में सहमत होकर के मामले को निपटारा कर देते हैं और वो चाहते हैं कि उसको पंचाट के रूप में जो मध्यस्थ है वो लिख दे ताकि उसको डिक्री की तरह प्रभावी बनाया जा सके, तो मध्यस्थ ऐसा कर सकता है। आगे आप देखिए, ये केस है लॉर्ड एल्डरनम ग्रिफिथ 1818 के बाद में अभिकथन किया गया कि माध्यस्थम द्वारा दिए गए पंचाट निर्णय को पक्षकारों को स्वीकार्य एक ऐसा करार कहा जा सकता है जिसकी शर्तें किसी तीसरे व्यक्ति जिसे माध्यस्थ कहा जाता है द्वारा विनिश्चित की जाती हैं। पंचाट को कार्यान्वित करने के लिए अब किसी न्यायालय के आदेश की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि 1996 के विधायन ने पंचाट को स्वयं डिक्री मान लिया है। माध्यस्थम पंचाट का प्रभाव धारा 35 से उपबंधित करती है कि माध्यस्थम पंचाट अंतिम होगा और उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगा, जबकि धारा 36(1) यह उपबंध करती है कि ऐसा पंचाट CPC 1960 के उपबंधों के अनुसार उसी रीति से प्रवर्तित कराया जाएगा मानो न्यायालय की डिक्री हो। माध्यस्थम पंचाट का प्रारूप एवं विषय वस्तु यह धारा 31 में दिया गया है। लिखित अधिकरण के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
माध्यस्थम पंचाट के आवश्यक तत्व क्या होते हैं? तो एक वैध माध्यस्थम पंचाट के निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। वह लिखित होना चाहिए, उसके पक्षकार सक्षम होने चाहिए, किसी माध्यस्थम अधिकरण द्वारा पारित होना चाहिए, पंचाट की विषय वस्तु माध्यस्थम करार की विषय वस्तु होनी चाहिए, पंचाट निश्चित एवं समरूप होना चाहिए, पंचाट को लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, पंचाट भय मोह विद्वेष पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। आगे है क्वेश्चन, वो कंप्लीट हो गया। नया क्वेश्चन है, पक्षकारों के बीच एक माध्यस्थम करार होने की दशा में न्यायालय द्वारा वैध कार्यवाहियों के स्थगन करने की शक्तियों कार्यों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता रहा है कि पक्षकारों के बीच अगर माध्यस्थम करार उपलब्ध है तो वैध कार्यवाहियों को स्थगित करने का न्यायालय के पास क्या विवेक है, क्या शक्ति है, इसके बारे में क्या प्रावधान है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की मंशा पक्षकारों के अपने मतभेदों को व्यक्तिगत रूप से माध्यस्थम या सुलह द्वारा निपटारा करने में सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपने स्वयं को कष्टकारी एवं बर्बाद करने वाली मुकदमेबाजी से पृथक रख सकें। साथ ही साथ न्यायालय में वादों की भीड़ को कम किया जा सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति में माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 8 में प्रावधानित किया गया है कि यदि एक विवाद जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि यदि एक पक्षकार प्रावधानित किया है कि यदि एक विवाद जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है यदि एक विवाद जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है यदि वह माध्यस्थम की विषय वस्तु है एवं उसके संबंध में वास्तव में पक्षकारों के बीच माध्यस्थम करार विद्यमान है, तब दूसरे पक्षकार द्वारा जवाब दवा लिखित कथन रिटन स्टेटमेंट प्रस्तुत करने से पूर्व यदि माध्यस्थम के लिए आवेदन किया जाता है तब न्यायिक अधिकारी उक्त विवाद को माध्यस्थम को निर्देशित करेगा। यानी धारा 8 यह कहती है कि अगर पक्षकारों के बीच माध्यस्थम करार पहले से विद्यमान है और मामला न्यायालय में चला गया, न्यायालय में बात दायर कर दिया गया है, तब दूसरा पक्षकार न्यायालय को बताता है कि माध्यस्थम करार पहले से मौजूद है और इसको माध्यस्थम संस्थान को भेज दिया जाए, माध्यस्थम अधिकरण को भेज दिया जाए ताकि मामले का निपटारा न्यायालय के बाहर जल्दी से किया जा सके, ताकि समय और पैसे की बर्बादी ना हो। तो न्यायालय उस वाद को रोक देगा और निर्देश दे सकता है, न्यायालय के विवेक पर यह है कि उस मामले को माध्यस्थम के द्वारा निपटारा कर लिया जाए। तो अधिनियम की धारा 8(1) यह उल्लिखित करती है कि एक न्यायिक अधिकारी जिसके समक्ष कोई विवाद संस्थित है जिसकी विषय वस्तु माध्यस्थम की है, यदि कोई पक्षकार माध्यस्थम के लिए आवेदन करता है और यह आवेदन विवाद के सार को प्रस्तुत करने के पश्चात न किया गया हो, जरूरी है कि उसमें रिटन स्टेटमेंट न पेश किया गया हो, तो न्यायिक अधिकारी ऐसे विवाद को माध्यस्थम निर्देशित करेगा। जाहिर सी बात है कि अगर दूसरे पक्षकार ने रिटन स्टेटमेंट दायर कर दिया, यानी दोनों पक्षकार जब वाद में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए हैं, उसके बाद से यह नहीं कहने दिया जाएगा कि अब हम माध्यस्थम से इसको निपटाने जा रहे हैं। तो ज़रूरी यह है कि अगर एक पक्षकार ने वाद दायर कर दिया तो दूसरा पक्षकार रिटन स्टेटमेंट दायर करने से पहले न्यायालय से यह आग्रह करे कि हम चूँकि माध्यस्थम करार पहले से विद्यमान है, इसलिए मामले को माध्यस्थम के लिए भेज दिया जाए। न्यायालय के द्वारा निपटाने में चूँकि समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम लोगों को समय दिया जाए कि हम इसको माध्यस्थम से निपटा लें। अधिनियम की धारा 8(2) के अनुसार यह आवश्यक है कि पक्षकारों के बीच माध्यस्थम करार हुआ हो एवं ऐसे आवेदन के साथ मूल माध्यस्थम करार या उसकी सम्यक रूप से प्रमाणित प्रतिलिपि लगाना आवश्यक है। उपधारा 3 यह प्रावधानित करती है कि उपधारा 1 में आवेदन किया गया हो एवं विवाद न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष लंबित हो तो भी मध्यस्थता प्रारंभ की जा सकती है या चालू रखी जा सकती है और माध्यस्थम पंचाट दिया जा सकता है। धारा 8 के लागू होने की आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं? अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत स्थगन के लिए, वाद के स्थगन के लिए आवेदन एवं माध्यस्थम के लिए सौंपे जाने के लिए आवश्यक शर्तें निम्न प्रकार हैं। एक, वैध माध्यस्थम करार विद्यमान होना चाहिए। सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि माध्यस्थम करार पहले से हुआ होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ करार की मूल प्रति या प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना चाहिए। आवेदन के साथ साथ करार की मूल प्रति लगाई जानी चाहिए। वह मामला जिस पर न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है
वह मध्यस्थम करार की विषय वस्तु होनी चाहिए एवं विषय वस्तु मध्यस्थम योग्य होना चाहिए। यह भी जरूरी है कि विषय वस्तु मध्यस्थम से संबंधित हो और विषय वस्तु मध्यस्थम के योग्य भी हो। विवाद विषय के सार पर प्रथम विवरण या जवाब दावा पेश करने के बाद आवेदन नहीं होना चाहिए, यानी रिटर्न स्टेटमेंट या जवाब दावा पेश करने के बाद आवेदन का नहीं दिया जाना चाहिए। इतनी चीज़ें अगर हैं तब धारा 8 के प्रावधान लागू होंगे और मध्यस्थम के लिए मामले को भेजा जा सकता है न्यायालय के द्वारा। केस है परमाल सिंह बनाम पंजाब राज्य वेयर हाउस 2000 के मामले में अब निर्धारित किया गया कि मध्यस्थम को मामला निर्देशित किए जाने के लिए आवेदन मध्यस्थम करार के साथ दिया जाए यह आवश्यक नहीं है। न्यायालय में आवेदन तथा मध्यस्थम करार की प्रतिलिपि एक साथ दिया जाना आवश्यक नहीं है। इस मामले में कर दिया गया, बाद में भी दिया जा सकता है। हरियाणा टेलीकॉम लिमिटेड वर्सेस स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड 1999 का केस है। इस मामले में प्रत्यर्थी द्वारा कंपनी के परिसमापन हेतु उच्च न्यायालय में आवेदन किया गया था। इसी बीच अपीलार्थी ने मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1916 की धारा 8 के 1996 होना चाहिए, मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 8 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में आवेदन किया कि मामला निपटारे हेतु मध्यस्थम को सौंपा जाए। अपीलार्थी के आवेदन को खारिज करते हुए उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि मध्यस्थम की धारा 8(1) में स्पष्ट उल्लेख है कि केवल ऐसे मामले ही मध्यस्थम को सौंपे जा सकेंगे जिन्हें निपटाने के लिए मध्यस्थम सक्षम है तथा उन्हें अधिकारिता है। चूँकि कंपनी के परिसमापन याचिका में से उद्भूत दावे धन तक ही सीमित नहीं रहते, इसलिए इन्हें मध्यस्थम को निर्देशित नहीं किए जा सकते हैं। मध्यस्थम तथा मध्यस्थम अधिकरण में एक साथ कार्यवाही। मध्यस्थम अधिकरण की धारा 8(3) इस बात की अनुमति देती है कि कोई मामला या स्थगन आवेदन पत्र न्यायालय में विचाराधीन है तो भी उसके संबंध में मध्यस्थम कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है या जारी रह सकती है। पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड बनाम शिव राइस एंड जनरल मिल्स 2000 के मामले में निर्धारित किया गया कि सिविल वाद के दौरान भी मध्यस्थम कार्यवाही को चलाया जा सकता है। धारा 8 के दिन न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध चुनौती नहीं दी जा सकती है क्योंकि आदेश धारा 37 के तहत अपीलीय नहीं है। निष्कर्ष के रूप में इसको लिख सकते हैं कि मध्यस्थम के लिए पक्षकारों को विनिर्दिष्ट करने की न्यायालय की शक्ति, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर रेफरेंस विल्सफोर्ड वर्सेस वाटसन के मामले में लॉर्ड चांसलर सेलवर्न द्वारा एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया जिसके अनुसार यदि पक्षकार घरेलू अधिकरण द्वारा मामले के निपटारे को दिया है। विल्सफोर्ड वर्सेस वाटसन के मामले में लॉर्ड चांसलर सेलवर्न द्वारा एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया जिसके अनुसार यदि पक्षकार घरेलू अधिकरण द्वारा मामले के निपटारे को सहमत हों तो न्यायालय का कर्तव्य बनता है कि ऐसी अनुमति दे। मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम की धारा 8(1) इस सिद्धांत की मान्यता में यह उपबंध करती है कि यदि मध्यस्थम करार में समावेशित कोई मामला न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष लाया जाता है तो दूसरा पक्षकार वाद को रोकने और मामले को मध्यस्थम को सौंपे जाने का आदेश करने हेतु आवेदन कर सकता है। न्यायालय ऐसी कार्यवाही को रोक सकता है यदि करार के अनुरूप मामला मध्यस्थम के लिए क्यों नहीं सौंपा जाना चाहिए का कोई समुचित कारण नहीं मिलता है। परंतु अब अधिनियम 1996 के अधीन धारा 8 आज्ञापक स्वरूप में है। न्यायालय के पास पक्षकारों को मध्यस्थम के लिए सौंपने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। फिर भी न्यायालय का स्वविवेक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह प्रश्न कि विवाद का प्रश्न मध्यस्थम का है या नहीं मध्यस्थम के द्वारा ही सुनिश्चित किया जाना है। न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना है कि उसके समक्ष लाया गया विवाद मध्यस्थम करार के विषय वस्तु का है या नहीं है। धारा 8 के अधीन करेगा शैल शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका प्रभाव यह है कि मध्यस्थम करार मौजूद है एवं विद्यमान मध्यस्थम की प्रवृत्ति का है तो न्यायालय के पास स्वविवेक का चुनाव नहीं है एवं मध्यस्थम को सौंपे जाने को बाध्य है। इतना ये क्वेश्चन है धारा 8 पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है जिन विवादों को मध्यस्थम के सामने लाया जाता है उन विवादों से संबंधित उपबंधों को समझाइए। यह धारा 8 पर ही आधारित प्रश्न है। उपरोक्त प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है मध्यस्थ के बारे में व्यक्तियों को अंतरिम सहायता देने के लिए न्यायालय की क्या सत्ता है।
मध्यस्थ के बारे में व्यक्तियों को अंतरिम सहायता देने के बारे में जो उपबंध है उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मध्यस्थम एवं सुलह नियम 1996 की धारा 9 न्यायालय द्वारा अंतरिम उपाय के संबंध में प्रावधान करती है। दो प्रावधान आपको यहाँ पे मिलेंगे। एक तो न्यायालय द्वारा अंतरिम सहायता, यहाँ न्यायालय के बारे में पूछा जा रहा है तो न्यायालय के बारे में अंतरिम सहायता का उपबंध धारा 9 में है, जबकि मध्यस्थ द्वारा अंतरिम सहायता की अगर बात की जाएगी तो वो धारा 17 में है। दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, संभल करके इसका आंसर आपको लिखना चाहिए। मध्यस्थम एवं सुलह नियम 1996 की धारा 9 न्यायालय द्वारा अंतरिम उपाय के संबंध में प्रावधान करती है। इस धारा के प्रावधान तभी लागू होंगे या न्यायालय द्वारा अंतरिम उपाय है तो आवेदन तभी स्वीकार किया जाएगा जब धारा 17 के अंतर्गत मध्यस्थम अधिकरण द्वारा अंतरिम उपाय न प्राप्त किया जा सकता हो, यानी धारा 17 के अंतर्गत मध्यस्थम अधिकरण अगर अंतरिम उपाय न कर सकता हो तभी न्यायालय से अंतरिम उपाय मांगा जा सकता है। सेक्शन 9 का सब क्लॉज 3 ये बात बताता है। धारा 9 के अनुसार मध्यस्थम कार्यवाही का कोई पक्षकार मध्यस्थम कार्यवाही के पूर्व या उसके दौरान मध्यस्थम पंचाट जारी किए जाने के पश्चात, परंतु धारा 36 के अंतर्गत पंचाट के प्रवर्तन से पूर्व न्यायालय में अंतरिम उपाय है तो आवेदन कर सकेगा। कोई पक्षकार जिन विषयों के सामने अंतरिम उपाय कर सकता है उन विषयों की सूची अधिनियम की धारा 9(1) में दी गई है। वे विषय जिनके लिए आवेदन किया जा सकेगा कौन कौन से विषय हैं? तो मध्यस्थम कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए किसी अप्राप्त व्यय या चित्त विकृत व्यक्ति के लिए संरक्षक की नियुक्ति करने हेतु अंतरिम आदेश पारित किया जा सकता है। किसी वस्तु के संरक्षण हेतु अंतरिम उपाय के लिए, किसी माल का जो मध्यस्थम करार की विषय वस्तु है परिरक्षण, अंतरिम अभिरक्षा या विक्रय हेतु, मध्यस्थम में विवादग्रस्त रकम सुरक्षित करने हेतु, मध्यस्थम की विषय वस्तु से संबंधित या विवादित किसी वस्तु के निरोध, परिरक्षण, निरीक्षण या साक्ष्य एकत्र करने हेतु, अंतरिम व्यादेश या किसी रिसीवर की नियुक्ति करने हेतु, संरक्षण का ऐसा अन्य उपाय करने हेतु जो न्यायालय को न्यायोचित और सुविधाजनक प्रतीत हो, इतनी चीज़ों में अंतरिम आदेश पारित किया जा सकता है न्यायालय द्वारा। 2015 के संशोधन के अंतर्गत धारा 9 उपधारा 3 के द्वारा 9 उपधारा 2 के द्वारा यह कहा गया है कि जहां मध्यस्थम प्रक्रिया के प्रारंभ होने के पहले एक न्यायालय अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान करने हेतु कोई आदेश या निर्देश धारा 9(1) के अंतर्गत देता है तो मध्यस्थम प्रक्रिया का सारांश 90 दिन के अंदर उस तिथि से जिस तिथि को जो न्यायालय अवधारित करे प्रारंभ की जाएगी। इस धारा के अंतर्गत अंतरिम उपाय करने हैं तो न्यायालय के वे ही अधिकार होते हैं मानो कार्यवाहियाँ उसी के समक्ष लंबित हों। उपरोक्त प्रकार की शक्ति मध्यस्थम अधिकरण को भी धारा 17 के अंतर्गत प्राप्त है। अधिनियम की धारा 17 के अधीन मध्यस्थम अधिकरण की दी गई शक्ति धारा 9 के अंतर्गत न्यायालय की शक्ति पर अतिव्यापी है, ओवरलैपिंग है, यानी धारा 17 के अंतर्गत अगर उपचार हमें मिल जाता है तो फिर न्यायालय से धारा 9 के अंतर्गत मांग नहीं किया जा सकता है। मेसर्स बुधा फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रसार भारती 2001 के मामले में कहा गया कि धारा 9 के तहत अंतरिम अनुतोष हेतु लंबित आवेदन पोषणीय होगा भले ही मध्यस्थम की कार्यवाही लंबित हो। बी सुधाकर बनाम MS.R. रामदास 2007 मध्यस्थम कार्यवाहियों के दौरान अंतरिम व्यादेश के लिए यद्यपि सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 के आदेश 39 नियम 1 व 2 के उपबंध सीधे लागू नहीं होते हैं तथापि उनमें विहित सिद्धांतों को उस पर लागू किया जा सकता है। OF प्राइवेट लिमिटेड बनाम सोडा एक्सपर्ट कंपनी लिमिटेड 2000 मध्यस्थम कार्यवाहियाँ जब रिकॉर्ड पर सशक्त मटेरियल न हो तथा अपूर्णीय क्षति का होना भी प्रतीत न हो तो ऐसे में अंतरिम व्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। निष्कर्ष है इस धारा द्वारा न्यायालयों को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह प्रतिवादी को अपनी आस्तियों को न्यायालय की अधिकारिता से हटाने या बैन करने से रोकने हेतु तो अंतरिम व्यादेश जारी करवा सकता है ताकि उन आस्तियों को अपव्यय से बचाया जा सके। उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ बनाम रमन आर्यन फाउंड्री के बाद में निर्णय दिया कि मध्यस्थम कार्यवाही के दौरान न्यायालय पक्षकार को लंबित बिलों पर देय राशि की वसूली करने से रोकने हेतु अंतरिम व्यादेश जारी कर सकता है। सेक्शन 10 में मध्यस्थों की संख्या के बारे में प्रावधान किया गया है। यह प्रश्न यहाँ से पूछा नहीं गया है, हालांकि आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि 10(1) कहता है कि पक्षकार मध्यस्थों की संख्या निर्धारित करने हेतु स्वतंत्र
स्वतंत्र हैं, परंतु ऐसी संख्या सम संख्या नहीं होनी चाहिए, धारा 10 कहती है। और धारा 10 की उपधारा 2 कहती है कि पक्षकारों द्वारा संख्या का उदाहरण नहीं अगर है तो मध्यस्थम अधिकरण एकमात्र मध्यस्थ आर्बिट्रेटर से मिलकर के बनेगा। अगर कोई संख्या नहीं निर्धारित की गई है तो उसका मतलब होगा कि एक मध्यस्थ वाली मध्यस्थम संस्था है। MMTS लिमिटेड में नाम स्टेरलाइट इंडिया लिमिटेड 1997 सुप्रीम कोर्ट के बाद में निर्धारित किया गया कि एक ऐसा मध्यस्थम करार जिसमें केवल 2 मध्यस्थ विनिर्दिष्ट हों, उस करार को अवैध ठहराए जाने का एकल कारण नहीं होगा। अर्थात यदि वह करार अन्य कारण से वैध माने जाने योग्य हो तो केवल 2 मध्यस्थों के होने मात्र के आधार पर उसे अवैध नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह केवल एक विधि का अनियमितता है जिसे दोबारा सुधारा जा सकता है। अंपायर का नियम अब समाप्त कर दिया गया है। अब सिर्फ 2 मध्यस्थों की नियुक्ति होती है और 2 मध्यस्थ मिलकर के तीसरे मध्यस्थ का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। कब और किन परिस्थितियों में कोई न्यायालय मध्यस्थ अथवा निर्णायक नियुक्त करने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है? तो मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में, या फिर दूसरा क्वेश्चन है कि मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम में दिए गए उपबंधों की विवेचना कीजिए। यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता रहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर देख लीजिए। मध्यस्थों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 11 में किया गया है। सामान्य नियम है कि मध्यस्थ की नियुक्ति मध्यस्थम करार के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। मध्यस्थ कौन हो सकता है? तो अधिनियम की धारा 11(1) बताती है कि किसी भी राष्ट्रीयता का कोई व्यक्ति, जबकि पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार न हो, मध्यस्थ हो सकता है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक संव्यवहार से संबंधित विवाद की दशा में दोनों पक्षकारों की राष्ट्रीयता से भिन्न राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाना आवश्यक है। मध्यस्थ की नियुक्ति मध्यस्थम करार के प्रावधानों के अनुसार निम्न प्रकार से की जाती है। पहला इसमें है पक्षकारों द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति। पक्षकारों द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। धारा 11 की उपधारा 2 यह प्रावधानित करती है कि उपधारा 6 के अधीन रहते हुए पक्षकार मध्यस्थ या मध्यस्थों को नियुक्त करने के लिए किसी प्रक्रिया पर करार करने के लिए स्वतंत्र हैं। उपधारा 3 यह प्रावधानित करती है कि उपधारा 2 में बताए गए किसी करार के न होने पर भी 3 मध्यस्थ वाले किसी मध्यस्थम में प्रत्येक पक्षकार एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और 2 नियुक्त मध्यस्थ ऐसे तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करेंगे जो पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा। जहाँ मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति पक्षकारों द्वारा की गई हो, वहाँ वे तत्काल मध्यस्थ को विवाद निर्देशित कर मध्यस्थम कार्यवाही प्रारंभ कर सकते हैं। मध्यस्थ किसी भी राष्ट्रीयता का व्यक्ति हो सकता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक संव्यवहार से संबंधित विवाद की दशा में दोनों पक्षकारों की राष्ट्रीयता से भिन्न राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाना आवश्यक है। अतः ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार संबंधी विवाद के मामलों में किसी भारतीय व्यक्ति को मध्यस्थ नहीं नियुक्त किया जा सकता जहां विवाद में एक पक्षकार भारतीय हो। तो आपने देखा कि पहला जो तरीका है मध्यस्थ की नियुक्त करने का वह बाई पार्टीज है, पक्षकारों के द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति होती है। और जो दूसरा तरीका है वह है निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति, बाई डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के द्वारा मध्यस्थम की नियुक्ति के बारे में प्रावधान देख लेते हैं। पक्षकार आपस में सहमत देकर किसी ऐसे प्राधिकारी को निर्दिष्ट कर सकते हैं जो कि विवाद में मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति कर सकता है। भारत संघ बनाम D.N. रावरी एंड कंपनी 1997 के प्रकरण में मध्यस्थम करार में सचिव खाद्य एवं कृषि विभाग को मध्यस्थ नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया था, परंतु ऐसी नियुक्ति किए जाने से पूर्व खाद्य एवं कृषि विभाग को 2 विभागों अर्थात खाद्य विभाग तथा कृषि विभाग में विभाजित कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि उस परिस्थिति में सचिव खाद्य विभाग मध्यस्थ नामित कर सकता था क्योंकि विवाद खाद्य विभाग से संबंधित था। तो दूसरा तरीका हो गया बाई डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, पहला हो गया बाई पार्टीज और तीसरा होता है मध्यस्थम अधिकरण द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति। तो अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन बाई आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। नए मध्यस्थम अधिनियम 1996 के द्वारा संस्थागत मध्यस्थम को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, अतः अब स्थायी मध्यस्थम संस्था की सहायता से मध्यस्थों की नियुक्ति कराई जा सकती है। पक्षकारों के अनुरोध पर यह संस्थाएं विशेषज्ञ की पैनल नामावली में से विवाद की विषय वस्तु के क्षेत्र में अनुभवी तथा विशेषज्ञ व्यक्तियों में से मध्यस्थ नियुक्त किए जाने हेतु पक्षकारों को परामर्श देते हैं। उल्लेखनीय है कि
ये अस्थायी मध्यस्थम संस्थाएं केवल मध्यस्थम कार्यवाही का संचालन नहीं करती अपितु इस हेतु प्रशासनिक सहायता भी उपलब्ध कराती हैं। भारतीय मध्यस्थम परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक अस्थायी संस्था है जो कि दिल्ली में स्थित है और जो पक्षकारों को मध्यस्थम हेतु प्रबंधकीय व्यवस्था सुनिश्चित कराती है। और इसमें चौथा जो है वह तरीका है मध्यस्थों की नियुक्ति का और अंतिम तरीका है न्यायालय द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति। अब ये पूछा भी जाता है कि न्यायालय द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति कैसे होती है, तो इस बारे में देखिए अब क्या प्रावधान है। अधिनियम सर्वप्रथम मध्यस्थों की नियुक्ति में पक्षकारों को स्वतंत्रता देता है कि वे मध्यस्थता करार द्वारा मध्यस्थ नियुक्त करें या मध्यस्थ की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया को अपनाएं। अधिनियम की धारा 11(2) के अनुसार उपधारा 6 के अधीन रहते हुए मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति करने के लिए किसी भी प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं। 3 मध्यस्थों वाले मध्यस्थन में मध्यस्थों की नियुक्ति उपधारा 3 यह प्रदानित करती है कि पक्षकारों के बीच यदि कोई मध्यस्थम करार न हो तो दोनों पक्षकार एक एक मध्यस्थ को नियुक्त करेंगे एवं ऐसे नियुक्त दोनों मध्यस्थ एक तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे जो पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा। अधिनियम की धारा 4 यह प्रावधानित करती है कि उपरोक्त प्रकार से जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अनुरोध करता है तथा अनुरोध प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर एक मध्यस्थ की नियुक्ति करने में असफल रहता है, सेक्शन 11(4)(a) अथवा नियुक्त किए गए मध्यस्थ अपनी नियुक्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर तीसरे मध्यस्थ पर सहमत होने में असफल हो जाते हैं, 11(4)(b), तो मध्यस्थों की नियुक्ति किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर यथास्थिति किसी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम की दशा में उच्चतम न्यायालय द्वारा या उसके पदाभिहित मध्यस्थम संस्था द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम से भिन्न अन्य मध्यस्थम की दशा में उच्च न्यायालय द्वारा या उसके पदाभिहित व्यक्ति द्वारा मध्यस्थम संस्था द्वारा की जाएगी। तो ये प्रावधान है न्यायालय द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में। अगर 3 मध्यस्थ हैं तो एक एक मध्यस्थ नियुक्त कर दिया जाएगा और वो दोनों मिलकर के एक तीसरे मध्यस्थ का चुनाव करेंगे जो कि पीठासीन मध्यस्थ होगा। और अब देखते हैं एकमात्र मध्यस्थ वाले मध्यस्थ में पक्षकारों द्वारा नियुक्ति न हो पाने की स्थिति में न्यायालय द्वारा नियुक्ति कब की जाती है, इसके बारे में अधिनियम की धारा 11(5) के अनुसार किसी करार के न होने पर एकमात्र मध्यस्थ वाले किसी मध्यस्थ में यदि करार किसी मध्यस्थ पर एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार से किए गए किसी अनुरोध की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर इस प्रकार सहमत होने में असफल रहते हैं, अगर 30 दिन में निर्णय नहीं कर पाते हैं तो नियुक्ति किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर उपधारा 4 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी, अर्थात ऊपर वर्णित तरीके से यथास्थिति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाएगी। अगला इसमें है पक्षकारों मध्यस्थों या निर्दिष्ट व्यक्ति या संस्था द्वारा अपने कार्य निष्पादन में असफल रहने की दशा में न्यायालय द्वारा नियुक्ति। उपधारा 6 यह उपबंधित करती है कि जहां पक्षकारों द्वारा करार पाई गई किसी नियुक्ति की प्रक्रिया के अधीन कोई पक्षकार उस प्रक्रिया के अधीन अपेक्षित रूप से कार्य करने में असफल रहता है या पक्षकार अथवा 2 नियुक्त मध्यस्थ उस प्रक्रिया के अधीन उनसे अपेक्षित किसी करार पर पहुंचने में असफल रहते हैं, कोई व्यक्ति जिनके अंतर्गत कोई संस्था है उस प्रक्रिया के अधीन उसे सौंपे गए किसी कृत्य के निष्पादन में असफल रहता है, वहाँ नियुक्ति किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर यथास्थिति किसी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम की दशा में उच्च न्यायालय, अगर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम है तो उच्चतम न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा तथा या उसके द्वारा पदाभिहित मध्यस्थम संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम से भिन्न अन्य मध्यस्थों की दशा में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट द्वारा या उसके द्वारा पदाभिहित मध्यस्थम संस्था द्वारा की जाएगी। और जब तक कि नियुक्ति प्रक्रिया के किसी करार में नियुक्ति सुनिश्चित कराने के अन्य साधनों के लिए उपबंध न किया गया हो, आवश्यक उपाय करने के लिए अनुरोध कर सकता है। अगला है न्यायालय द्वारा मध्यस्थों की नियुक्ति में निम्न बातों का ध्यान रखा जाएगा। कौन कौन से बात हैं जिसको ध्यान में रखेंगे न्यायालय, तो ये है हालांकि 11 की उपधारा 1 के अनुसार मध्यस्थों की नियुक्ति में उनके लिए किसी विशेष योग्यता का उपबंध नहीं किया गया है। धारा 11(1) कहती है कि किसी भी राष्ट्रीयता का कोई भी व्यक्ति जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार न हो मध्यस्थ हो सकता है, परंतु धारा 11 की उपधारा 8 के अनुसार किसी मध्यस्थ की नियुक्ति करने में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय उनके द्वारा पदाभिहित कोई व्यक्ति या संस्था निम्न बातों का ध्यान रख सकेंगे। पक्षकारों के करार द्वारा मध्यस्थ से अपेक्षित कोई अर्हता और अन्य बातें
जिनमें किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति प्राप्त किए जाने की संभावना है। तो यानी करार में अगर कोई योग्यता रखी गई है तो उस योग्यता पर ध्यान रखा जाएगा, और कोई अन्य बात जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति प्राप्त की जा सके तो वैसे योग्यता इसमें निर्धारित की जा सकती है। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस मेहुल कंपनी लिमिटेड 2000 सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने जहां धारा 11(6) के अंतर्गत नियुक्ति किया हो, मध्यस्थ की नियुक्ति किया हो, वहां वह आदेश प्रशासनिक होगा तथा इसके विरुद्ध अनुच्छेद 136 के तहत आवेदन नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 11(7) कहती है कि उपधारा 4, 5 या 6 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या किसी पदाविहित व्यक्ति या संस्था द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील, यहाँ तक कि LPA भी नहीं होगा। अगला केस है वेलिंगटन एसोसिएट्स लिमिटेड बनाम किरीट मेहता के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 11 के अधीन भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही में इस बात पर विचार किया जा सकता है कि पक्षकारों के मध्य मध्यस्थम करार अस्तित्व में है या नहीं। अतः यह तर्क कि पक्षकारों के मध्य मध्यस्थम करार के अस्तित्व के बारे में विचार करने की अधिकारता अधिनियम की धारा 16 के अनुसार केवल मध्यस्थ मध्यस्थों को है तथा यह भारत के मुख्य न्यायाधीश की अधिकारता से अपरिचित है, सही नहीं है। तो ये रहा मध्यस्थों की नियुक्ति से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है मध्यस्थ की नियुक्ति को किन प्रावधानों के अंतर्गत चुनौती दी जा सकती है। उनका हम लोगों ने अपॉइंटमेंट पढ़ लिया तो उनको चुनौती देने का प्रावधान भी यहाँ पे देख लेना होगा। मध्यस्थ की नियुक्ति को किन प्रावधानों के अंतर्गत चुनौती दी जा सकती है। उत्तर है मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 12 एवं 14 के अधीन मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती दिए जाने का प्रावधान है, जो इस प्रकार है। धारा 12 के अधीन मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती। धारा 12 के अधीन मध्यस्थ के प्राधिकार को निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। अतः धारा 12 के अंतर्गत निम्न आधारों पर मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती दी जा सकती है। यदि मध्यस्थ की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता संदेहास्पद हो। दूसरा है यदि मध्यस्थ की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता न्यायोचित संदेह को जन्म देती हो। और तीसरा है मध्यस्थ पक्षकारों द्वारा तय अर्हता को धारण नहीं करता हो। और चौथा है किसी प्रकार की निर्योग्यता नियुक्ति के बाद पता चलने पर। धारा 14 के अधीन मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती, ये हेडिंग दूसरा है, इसमें देख लेते हैं। धारा 14(2) में उपबंधित है कि यदि पक्षकारों के बीच मध्यस्थ की असमर्थता या विलंब के बिना कार्य करने में विफल रहने के बारे में मतभेद है तो पक्षकारगण आदेश की समाप्ति पर विचार करने हैं तो न्यायालय में आवेदन कर सकता है तथा न्यायालय विनिश्चित करेगा कि मध्यस्थ की असमर्थता वास्तव में है या नहीं। यदि मध्यस्थ असमर्थ है तो उसके विचारण करने का प्राधिकार समाप्त हो जाता है। एवं 2015 के संशोधन से धारा 14(1) में यह प्रावधान किया गया है किसी मध्यस्थ का आदेश पर्यवसित हो जाने पर दूसरे मध्यस्थ की नियुक्ति की जाएगी। धारा 14(1) के अनुसार मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो जाएगा जब अपने कार्य करने में विदिता या वस्तुतः असमर्थ हो जाता है या किन्हीं अन्य कारणों से विलंब के बिना कार्य करने में असफल हो जाता है और वह अपने पद से हट जाता है या पक्षकारगण उसके आदेश के पर्यवसान के लिए सहमत हो जाते हैं। धारा 14(1) के अनुसार यदि उपयुक्त प्रथम आधार पर पक्षकारों में विवाद बना रहता है तो जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार न किया गया हो न्यायालय को आदेश की समाप्ति पर विनिश्चय करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आदेश के पर्यवसान से आशय मध्यस्थम करार की सहमति से नहीं है, अपितु उस प्राधिकार उसके समाप्ति से है जिसके तहत मध्यस्थ या मध्यस्थम अधिकरण विचार करने हेतु निर्देशित हुआ है। अधिनियम की अनुसूची 5 एवं 7 में अन्य उन निर्योग्यताओं का वर्णन किया गया है जिनके आधार पर मध्यस्थ की नियुक्ति को आक्षेपित किया जा सकता है। विभिन्न न्यायिक निर्वचनों अनुसूची 5 एवं 7 के अनुसार मध्यस्थ की पदच्युति के आधार निम्न है। मध्यस्थ किसी पक्षकार का रिश्तेदार अगर है, मध्यस्थ किसी पक्षकार का पूर्व में अधिवक्ता की हैसियत से कार्य किया हो या विवाद की विषय वस्तु में मध्यस्थ का स्वयं का हित हो या मध्यस्थ किसी पक्षकार का पहले से ऋणी हो, मध्यस्थम करार के विपरीत निर्णय देने पर आमादा हो। रसेल महोदय के अनुसार निम्न परिस्थितियों में भी मध्यस्थ को पदच्युत किया जा सकता है। अधिकरण का प्रयोग न करना या अधिकरण का दुरुपयोग करना, मध्यस्थ द्वारा कदाचार करना, मध्यस्थ की निर्योग्यता
और असाधारण मामलों में। केस है भारत कुकिंग कोल लिमिटेड बनाम LK आहूजा एंड कंपनी 2001 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि जिस व्यक्ति का ठेके में हित निहित था और प्राधिकरण में पूर्व में प्राधिकारी रह चुका था और बाद में मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया जा सकता था और उसे पदच्युत करने का निर्देश दिया गया। जीवन कुमार बनाम लोहिया, प्रज्ञावान व्यक्ति के मस्तिष्क में पक्षपात की युक्त संभावना भी मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए चुनौती का अच्छा आधार हो सकता है। प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। धारा 13 मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने की प्रक्रिया का उल्लेख करती है। चुनौती की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान निम्नलिखित है। मध्यस्थम करार के पक्षकारों को यह स्वतंत्रता है कि वह करार द्वारा चुनौती की प्रक्रिया का निर्धारण कर सकते हैं तथा उसी प्रकार चुनौती दी जा सकती है। यदि मध्यस्थम करार में चुनौती की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है तो पक्षकार मध्यस्थ अधिकरण के गठन की जानकारी होने के 15 दिन के अंदर चुनौती के कारणों का उल्लेखित करते हुए मध्यस्थम न्यायाधिकरण को भेजेगा। मध्यस्थम न्यायाधिकरण कथन पर विचार कर उसका विनिश्चय करेगा। यदि पक्षकार द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही नहीं की गई है तब मध्यस्थ अपनी कार्यवाही चालू रखेगा, तब पंचाट को निर्मित करेगा। यदि मध्यस्थ ने उपरोक्तानुसार पंचाट निर्मित कर दिया है तब पक्षकार पंचाट निरस्त कराने के लिए धारा 34 के अंतर्गत कार्यवाही करेंगे। तो ये रही पूरी प्रक्रिया मध्यस्थों को हटाने की। बाकी एक और वीडियो अगर आप लोग चाहेंगे तो एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें बाकी सारे क्वेश्चंस जो कि आर्बिट्रेशन एक्ट से पूछे जाते हैं सब कवर हो जाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का आभार, धन्यवाद।